हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, हमारा सेट्स चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे थे। ठीक है, इसके हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, वो सब खत्म करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। ठीक है, आज इस लेक्चर में होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10th को मैं फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट का एक डाउट था, तो उस 10th क्वेश्चन पे मैं फिर से बात करूँगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11th को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली देखो, जो क्वेश्चन नंबर 11th है ना, फिर जो क्वेश्चन नंबर 10th जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है तीनों। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। देखो, थर्ड में हमें कुछ प्रूव करना है और 11th में भी कुछ हमें प्रूव करना है इक्वल टू बी। 10th में प्रूव नहीं करना, उसमें कुछ इनकम्प्लीट कंडीशंस हमें दे रखी थी, इनकम्प्लीट थी वो कंडीशंस, उसी से हमें कोई रिजल्ट बताना था कि वो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल होगा, वैसा कुछ था। तो 10th को मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी आप ये मान के चलो कि तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तीनों में एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज़ करो आप, एब्जॉर्प्शन लॉ का। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको ये याद ही हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे इनको सॉल्व करने हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11th को मैं सॉल्व करने लगा हूँ, मतलब मुझे ए और बी को आपस में इक्वल करना है, तो ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए। अभी तक हमें पता चल गया कि कैसे हम करते हैं। तो हम ये जो गिवन कंडीशंस होती है ना, इनकी हेल्प ली जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमें यूनियन वाला पार्ट इक्वल दिया हुआ है, यूनियन वाला पार्ट, हम इसको यहाँ से उठा लेंगे। हम बोलेंगे यार ये हमें तो इक्वल दे रखा है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसको भी इसी तरह से कर रखा था। लगभग ये थर्ड क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर ये नल सेट दिया हुआ ना, वहाँ पर नल सेट नहीं था। वहाँ पर ए बी ए सी और बी सी का इंटरसेक्शन इक्वल था, और ए सी और बी सी का यूनियन इक्वल था। तो यहाँ पर थर्ड में सी सेट था, यहाँ पर उसने एक्स नाम दे दिया, और वहाँ पर ये दोनों इक्वल थे। किसके इक्वल थे ये नहीं बताया था। अब यहाँ पर हमें नल सेट के इक्वल है, तो लगभग ये सेम ही है, लगभग सेम ही है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने क्या करना है, ये वाला पार्ट उठा लेना, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हमने ले लिया, इट इज गिवन। तो यहां पे आपको जिनको इक्वल करना है, जैसे ए और बी को इक्वल करना है, तो दोनों में से किसी एक का इसके इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन ले लो, जो कि ले सकते हैं। ठीक है, वो वैलिड है। ए का ले लो चाहे बी का ले लो, दैट इज योर चॉइस। लेना दोनों का 1 by 1। तो मानो मैं ए का इंटरसेक्शन बोथ साइड ले लेता हूं, तो आई कैन टेक ए इंटरसेक्शन लाइक दिस, यू कैन टेक इंटरसेक्शन। ठीक, ओके। तो थर्ड में भी ऐसा ही चल रहा था। अब जैसे ही आप इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ बन गया, एब्जॉर्प्शन लॉ जो हमने प्रूफ किया हुआ जिसका, तो इसको आप डायरेक्ट ए लिख सकते हो। ठीक, अगर आपको नहीं पता एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखो जिसमें एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है बताया गया, साथ में इसका प्रूफ भी किया हुआ, राइट। और यहाँ पर ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड में, तो आप ध्यान से देखें तो 3 डिफरेंट सेट्स हैं हमारे पास। यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन, तो इस पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, फिर सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनता है। और एक रिजल्ट जो हमें और गिवन है, इसकी भी हम हेल्प ले लेंगे। तो वी आर राइटिंग हेयर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर दिया हमने, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और एक्स के ऊपर विद इंटरसेक्शन। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे यार आगे क्या करें। तो आगे क्या है कि यार ए और एक्स का इंटरसेक्शन आ गया, तो देखो गिवन पार्ट में ए और एक्स का इंटरसेक्शन किसके इक्वल दिया हुआ है, बी और एक्स के इंटरसेक्शन के इक्वल दिया हुआ, और वो दोनों किसके इक्वल है, नल सेट के इक्वल। तो यहां पे यू कैन राइट द नल सेट। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसी भी सेट का नल सेट के साथ अगर यूनियन करते हो, क्या मिलेगा आपको, किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, वही सेट आ जाएगा। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन हो रहा है नल सेट के साथ, तो नल सेट को अगर छोड़ दो तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक हम यहाँ आगे दो तीन स्टेप्स किए, हमने यहाँ पहुंच गए। अब ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो और सोचो सोचो। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ रहा है, यानी कोई ए सेट है, उसका मैं बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूं और वो ए आ रहा है। इससे क्या कंक्लूड करते हैं, जब हमने सबसेट पढ़ा था तब भी थोड़ी चीजें हमने डिस्कस की थी। ए और बी का इंटरसेक्शन ए आ रहा है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तभी तो ए आ रहा है, क्योंकि ए कॉमन है बी के अंदर।
तभी तो ए रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से आप ऐसा बोल सकते हो यार ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ए आ रहा है ना, रिजल्ट ए आ रहा है तो ए छोटा होगा उससे, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के पास होंगे, तभी वो इंटरसेक्शन ए ले रहा है। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट यू कैन कंक्लूड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आता समझ, ठीक है। तो इतने स्टेप्स करने के बाद ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी लेफ्ट साइड को आपने राइट का सबसेट बता दिया हुआ है। अब आपने इसी तरह से बी को ए का सबसेट बताना है, वापस इसी चीज को उठाना है। पहले हमने ए का इंटरसेक्शन किया, अब आपने बी का करना है, और सेम कैलकुलेशन करके यहां कुछ रिजल्ट बनेगा, उसको कंक्लूड करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, सर ए यूनियन बी नॉट बी एक्स, ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो पहले ए का इंटरसेक्शन लिया था, अब बी का लो। सर बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ ले लिया। तो जैसे आप बी का इंटरसेक्शन दोनों तरफ ले रहे हैं, तो अब राइट साइड को ध्यान से देखो, सी दिस राइट हैंड साइड, क्या है ये, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। इसको आप बी लिख लो, इसको बी लिख लो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, जैसे पीछे की। तो हेयर बी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, राइट। नाउ बी इंटरसेक्शन ए लिखो, जहां ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है, इट इज कम्यूटेटिव। नाउ कैन यू टेल मी बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स, सर वो ए इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है, नल सेट के इक्वल। तो भाई साहब क्या मैं इसकी जगह नल सेट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जैसे अभी पीछे किया आपने। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कर रहे हो आप नल सेट के साथ, यानी किसी भी सेट का आप यूनियन करोगे नल सेट के साथ, तो क्या मिलेगा, अभी बताया वही सेट आ जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रही है आपको, ए और बी का इंटरसेक्शन बी आ रहा है, इस टाइम पे ए और बी का इंटरसेक्शन बी आ गया, यानी जो कॉमन है वो बी है, यानी बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जैसे ऊपर समझाया। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट्स ऑल। तो फ्रॉम 1 and 2 you can see A is a subset of B and B is a subset of A, so therefore they are equal. तो from 1 and 2 you can write A equal to B. I hope it is clear. ठीक, अब देखो 10th क्वेश्चन क्या था, मैं उसको यहाँ लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। 10th क्वेश्चन क्या था, 10th में हमें जो गिवन पार्ट था ना, गिवन पार्ट था हमें A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और A का ही इंटरसेक्शन C के इक्वल, ये हमें गिवन था। और हमें ये बताना था कि जो B और C है ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल होंगे, नीड नॉट अप्लाई कि दे आर इक्वल, नीड नॉट अप्लाई कैट दे आर इक्वल, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होंगे। इसको भी अगर आप, जैसे मैंने वहां इस क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, एग्जाम्पल से आपको समझाया था, क्योंकि जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रू नहीं है तो उसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना एक बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये देखना है कि सर इसको हम प्रूव करके देखते हैं, तो आप एक काम करो ना, जो गिवन है उसको उठाओ। तो हमने उठा लिया, यही तो किया मैंने, यही तो किया इस क्वेश्चन में भी, तो यही किया, जो गिवन था मैंने उसको उठा लिया, दोनों तरफ मैंने ए लगा दिया जिनको इक्वल करना था। तो मैंने इसमें भी ये गिवन वाला पार्ट उठा लिया। अब मुझे बी और सी को इक्वल करना है, तो मैंने बी का यूनियन ले लेना है, ये इंटरसेक्शन वाला गिवन है ना, मैं यूनियन दोनों के साथ ले लेना है एब्जॉर्प्शन लॉ बनाने के लिए। यहां देखो यूनियन ले लिया मैंने, यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड बी और बी है ना सेम, थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, तो यहां पर आ गया बी इंटरसेक्शन ए, राइट, हेयर बी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए बी यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप इट इज क्लियर। तो जो गिवन था उसको लिया, बी का मैंने यूनियन कर दिया दोनों तरफ, इधर मेरा एब्जॉर्प्शन लॉ बन गया है, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, इट इज कम्यूटेटिव। तो ये मेरा एब्जॉर्प्शन लॉ, तो मेरे पास बी आ गया, और यहां पर मेरे पास बी बन रहा है सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको रखेंगे नंबर 1। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यूनियन वाला कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो आपको इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। या तो कुछ गिवन हो तो आप कुछ कंक्लूड करो, तो आपको इसको यहीं पर फिलहाल रोकना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में ये इसके आगे चलता है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट वहां गिवन है कि वो दोनों इक्वल है, ए बी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन इक्वल, थोड़ा रिप्लेस करके चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो यहां पर इसको यहीं रोक देंगे। देखो बी इसके बराबर बैठ गया, अब देखना हमने क्या सी इसके बराबर बैठेगा, सी इसके बराबर बैठेगा, तो वो करके देखो। तो जो गिवन है उसको लिखो, क्या गिवन है,
सर ए बी का इंटरसेक्शन और ए सी का इंटरसेक्शन गिवन है, तो पहले मैंने सी का बी का यूनियन लिया, अब आप सी का यूनियन लो, सी का यूनियन ले लो दोनों तरफ, सी का यूनियन ले लिया दोनों तरफ, ले लिया। अब यहाँ लेफ्ट साइड में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके कर दिया सर डिस्ट्रीब्यूट, कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो, देखो सी को जब पहले लिखोगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ बना हुआ है, तो इसको मैं अभी सी लिख लेता हूँ, और इसको थोड़ा और मैं अरेंज करूँ तो मेरा आ रहा है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सी नंबर 2। अब देखो सी इसके इक्वल आ रहा है और यहाँ पर बी इसके इक्वल आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखो यहाँ पर बी सी लिखा, यहाँ बी सी लिखा, ये दोनों ठीक है। इंटरसेक्शन लिखा, यहाँ इंटरसेक्शन, ये भी ठीक है। यहाँ लिखा है ए यूनियन सी और यहाँ क्या लिखा है ए यूनियन बी, हो गए ना अनइक्वल। लेकिन अगर आपको ये गिवन हो जाए कि यार ये दोनों सेम है, तो तब आप प्रूव कर पाओगे बी इक्वल टू सी, वो बन जाएगा फिर थर्ड क्वेश्चन। लेकिन 10th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि हमें सिर्फ ये गिवन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट गिवन है, यूनियन इक्वल है, तो ये हमें पता ही नहीं। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इंटरसेक्शन सेम आ रही तो बी सी के बराबर होगा, वो हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया, एग्जाम्पल से नहीं किया, ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, बी और सी की अलग अलग वैल्यू आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। तो 10th को एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, अगर प्रूफ करना है तो इस तरह से। इस क्वेश्चन नंबर 12, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको सेट्स फाइंड करने, कोई प्रूफ कुछ नहीं करना है, आपको सेट्स फाइंड करने हैं कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आप रख सकते हो इन कंडीशंस पर। सर ये क्या कंडीशंस हैं? पेयर वाइज 3 सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यानी ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन, ए सी, ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यानी उसमें कोई एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं आना चाहिए। और तीनों का जब इंटरसेक्शन एक साथ करोगे, यानी तीनों में सेम एलिमेंट कोई नहीं होना चाहिए, वो नल सेट बैठना चाहिए। ए बी सी में तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, वो नल सेट आना चाहिए। तो ऐसे सेट से फ्रेम करो, बहुत सिंपल है। देखो आपने यहाँ 3 सेट लिखने हैं, ए बी एंड सी। ऐसा करो पहले लिख लो 1 2 3 4 कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर बी के साथ कम से कम एक एलिमेंट कॉमन रखो, 2-3 मत रखना, थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। आपको एग्जाम्पल फ्रेम करनी है, आप एक एलिमेंट कॉमन ले लो, मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पर मैं कुछ भी रख दूंगा 5 6 7 8, ठीक है, कुछ भी आप कम रख सकते हैं, मैं ऐसे लेते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखो 4 आ रहा है, यानी वे नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है ए बी का इंटरसेक्शन। फिर ऐसे बी के साथ सी का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, बी और सी में कुछ कॉमन रख लो, ए और सी में भी कुछ आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो ऐसा रखेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 5 रख लेता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे 5 रखा तो देखो बी और सी में 5 कॉमन आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे सी में एक एलिमेंट ऐसा और रखना है जो ए के साथ भी कॉमन बैठ जाए, लेकिन तीनों में कॉमन मत कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और बाकी यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नो। अब इसको करके दिखाता हूँ। ए बी का मैंने इंटरसेक्शन किया, देखो ए और बी का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, क्या बैठ रहा है सर जी 4। फिर सर बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन किया सर, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है जी 5 आ रहा है। फिर हम ए और सी का इंटरसेक्शन करते हैं, तो जब आपने ए और सी का इंटरसेक्शन किया तो उसमें कॉमन क्या आ रहा है सर जी 1। तो पहली कंडीशन हमने बना दी, ए बी बी सी और ए सी का तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट 5 आ रहा है, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है। तो देखो तीनों नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपको ये देखना है ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए, यही प्रूव करना है, यही बताना है, मतलब ऐसी एग्जाम्पल हमें फ्रेम करनी थी। अब बताओ तीनों में कुछ कॉमन है, ऐसा कर लिया करो ना। ए और बी का इंटरसेक्शन आपने निकाला हुआ ना, तो बस इसके साथ सी का इंटरसेक्शन देख लो। ए बी का इंटरसेक्शन निकाला हुआ है, इसका सी के साथ इंटरसेक्शन देख लो, क्या कोई इंटरसेक्शन आ रहा है? इसमें 4 है, इसमें तो 4 है नहीं, तो क्या आ रहा है? नल सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट्स ऑल। तो ऐसी एग्जाम्पल्स आप बहुत सारी फ्रेम कर सकते हो, आप अपनी इच्छा से कुछ और एग्जाम्पल ले लो, कम नंबर लो, तो ऐसे ध्यान रखो कि कैसे इसको बनाना है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए ये भी हो गया। अब बच्चे जो 13, 14, 15, 16 जो 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच गए हैं, ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स है, जो ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है और इन क्वेश्चंस को भी हमने कर रखा है, ठीक है।
जब मैंने फॉर्मूले सिखाए थे कि इन वर्ड प्रॉब्लम को, इन सिचुएशन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से और डायग्राम से हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों टॉपिक हमारे अच्छे से हो गए हैं। फिर भी एज ए रिवीजन में आपको तीनों क्वेश्चन जल्दी से करवा देता हूँ, चारों क्वेश्चन जो भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बता रहा हूँ। 13 वाला जो है 2 सेट्स पे है। इसमें क्या हो रहा है, टी एंड कॉफ़ी की बात हो रही है, तो ये टी और ये कॉफ़ी, 2 सेट्स बनाने। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी 2 सेट्स बनेंगे, इसमें भी 2 सेट्स बनेंगे, ठीक है, 2-2 सेट वाले हैं ये। इसमें बात हो रही है आपकी हिंदी की और इंग्लिश की, इसको हिंदी रख लेंगे, इसको इंग्लिश रख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 3 सेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको 3 सेट्स बनाने होंगे। और एक बात हो रही है न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी और एक न्यूज़पेपर आई। चारों क्वेश्चन को मैं डायग्राम से बताऊंगा। और एक क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, इसमें भी 3 सेट्स पे बात हो रही है। यहाँ प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। दिस इज प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी एंड दिस इज प्रोडक्ट सी। तो डायग्राम अगर आपने अच्छे से सीख रखी हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आराम से ये रिवाइज हो जाएगा। देखो अब मैंने इसमें क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट जो रीजंस बने इसमें नंबर फिल करने हैं। देखो कह रहे 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों को प्लस करके 150 आना चाहिए। 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 टेकिंग कॉफ़ी, यानी ये वाला रीजन कॉमन वाला और ये वाला रीजन मिलके 225 आना चाहिए। एंड 100 वर टेकिंग बोथ, तो भाई ये पहले तो 100 वाले यहाँ रख दो, ये बोथ आ गए, बीच वाला रीजन हो गया। फिर क्या बताया मैंने, 150 कहाँ आना चाहिए, इन दोनों का सम 150, यानी टी वाले टोटल 150, तो 50, 100 वहाँ रख दिए तो पीछे कितने बचे, 50 बचे। उसके बाद 225 है कॉफ़ी वाले, यानी पूरी सर्कल कॉफ़ी वाली 225 की है, 225, तो 100 रख दी तो पीछे कितना बचा, 125, दैट्स ऑल। जब आप 2 सर्कल के 3 जो डिफरेंट रीजन बने होते हैं, जब आप इनको फिल कर देते हो, आप कोई भी आंसर दे सकते हो, कोई भी कुछ भी पूछा हो 2 सेट्स के ऊपर, यू कैन गिव आंसर। यहाँ पूछा है फाइंड हाउ मैनी वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। अब नीदर टी नॉर कॉफ़ी का क्या मतलब होता है यार, ये पूरा जो यूनियन है ना, इसको माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट आप लिख लो। तो यानी ये वाला जो रीज़न होता है ना यूनिवर्सल का, इस यूनियन को छोड़कर, वो बंदे जो ना चाय पी रहे हैं ना कॉफ़ी पी रहे हैं, वो वाले ये बंदे जिसे मैंने शेड किया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, कि जो टोटल जितने पे सर्वे हुआ वो कितने थे, 600, इसमें से यूनियन माइनस करनी होती है। यूनियन कितना होता है आपको बता रखा है, इन तीनों नंबर्स का सम 50, 100 और 125, दैट्स ऑल। 600 में से इसको माइनस करो, नीदर वाले आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, आगे कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर भी आपको देखो बोथ वाले दे रखे हैं, 25 बोथ, तो यहाँ पर 25 कर दो। हिंदी वाले कितने हैं, 100, सर यहाँ 75 हो गया। इंग्लिश वाले कितने हैं, 50, तो 25 भर दिया, यहाँ 25 हो गया, दैट्स ऑल। कोई भी आंसर दे दो। क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। भाई इन तीनों को प्लस करो, यू विल गेट योर आंसर 75, 25 एंड 25, क्योंकि इसमें इसने लिखा है ईच स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर एक बच्चा कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, चाहे हिंदी बोल रहा है चाहे इंग्लिश बोल रहा है, तो तीनों का जो यूनियन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। वेरी सिंपल। 15 क्वेश्चन, यहाँ डिफरेंट रीजंस कितने बनते हैं बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये जो डिफरेंट रीजंस है बस इन 7 डिफरेंट रीजंस को फिल करो, यू कैन गिव एनी आंसर ऑन 3 सेट्स। तो हम बात करेंगे पहले, क्या बता रखा है मैंने, मतलब कॉमन टू जो ऑल वाले ना, पहले वो फिल करो, फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें। देखो कॉमन टू ऑल हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर कितने, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे 3 फिल कर दो, ठीक है। ये वाला रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर वो 3 दे रखा है। उसका रिवर्स चले, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाली, 8 रीड बोथ टी एंड दिस टी एंड आई, 8, तो दिस इज टी सर्कल एंड दिस इज आई सर्कल, दिस इज टी एंड दिस इज आई, तो इसमें कॉमन ये वाला 8, तो उसमें 3 भर दिया, यहाँ पे 5 आएगा, ओके। उसके बाद 11 एच एंड टी, ये एच है ये टी है, 11 है तो यहाँ पर 8 आएगा। 9 एच एंड आई, एच और आई वाला कितना है 9, तो यहाँ 6 आएगा। अब ये वाला रीजन हो गया ओनली एच वाला, तो टोटल एच वाले हमें पक्का पता होंगे, देखो 25 है, तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, तो टोटल बनाना है 25, तो यहाँ पर 8 भर दो। उसके 26 है टी, यानी टी वाली सर्कल 26 की है, टी वाली सर्कल 26 की है, तो यहाँ पर बन गए 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16, तो यहाँ पे बने 10, बन गए 26।
उसके बाद 26 आई वाली भी 26 है, तो ये कितने बने हुए हैं अभी तक, 6 और 3 9, 9 और 5, 9 और 5 14 14, तो हमें कितना बनाना है 26, तो कितने बचे सर जी 12, दैट्स ऑल। सारे रीजंस फिल कर दिए, जो मर्जी आंसर दो। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी इसका मतलब यूनियन होता है कम से कम जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इन सभी नंबर को प्लस करना है, 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 और +12, बस इनको प्लस करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर ये पता नहीं, तो सारे में जो एग्जैक्टली वाले वो ले लो, यानी इसमें 8 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा, तो सेकंड पार्ट का आंसर है 8 12 और 10, दैट्स ऑल। डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नंबर जो फिल कर रहे हो वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए 16th भी सेम ही है लगभग, क्योंकि इसमें भी ऑल वाले गिवन है हमें, 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा देखो बी एंड सी वाले कितने हैं 14, तो बी सी वाले 14 है, यहाँ 6 आ जाएगा। 12 है ए और सी वाले, ए और सी वाले 12 है, 8 भर दिया, यहाँ पे 4 आ गया। 14 ए और बी वाले, 14 ए और बी वाले, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, भर दिया। अब ए वाले देखो कितने, ए वाले 21 है, तो ये पूरी सर्कल 21 की होनी चाहिए, तो 6 4 10, 10 और 8 18, तो 21 की चाहिए, यहाँ 3 भर दो। फिर बी वाली 26 की होनी चाहिए, बी वाली 26 की होनी चाहिए, तो 8 6 14 और 6 20, 26 की होनी चाहिए, तो यहाँ 6 भर दो। नेक्स्ट 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो सी वाली सर्कल जो है वो 29 की, तो 6 4 10, 10 और 8 18, तो 29 बनाने कितने आएंगे यहाँ पर 11, दैट्स ऑल। इसका क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी, तो भैया यही वाले, तो सी वाले ये वाले पार्ट आ गए, ओनली सी, तो इसमें 11 बंदे बैठे हैं, तो इस पार्ट का आंसर है 11, दैट्स ऑल। पहले भी कर रखा है बट एक रिवीजन हो गया, फॉर्मूले से भी इनको कर सकते हो, फॉर्मूले भी मैंने बता रखे हैं, तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे सभी क्वेश्चंस। तो हमारी मिसलेनियस कंप्लीट हो गई है, इसके बाद मैं इसी चैप्टर की कुछ एग्जाम्पल्स उठाऊंगा इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे सेट्स के, देन वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।